थोरियम, क्या ये सचमुच भविष्य की ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है या बस एक सपना? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प सोर्सेज हैं। एक तो डेनमार्क की कंपनी है कोपेनहेगन एटॉमिक्स, उनके नए थोरियम रिएक्टर डिजाइन पर। दूसरा, भारत के ईवी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भविष्य पर इसका क्या असर हो सकता है। और तीसरा, थोरियम से चलने वाली कारों का जो आइडिया है उस पर है। तो मकसद ये है कि थोरियम की असली क्षमता समझें, मतलब तकनीक क्या है, इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, जैसे बिजली बनाने में या ईवीज में। और हाँ, इसमें मुश्किलें क्या हैं, क्या ये वाकई वो असीमित ऊर्जा दे सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं, ये थोरियम आखिर है क्या और इससे लेकर इतना इतना उत्साह क्यों है? सुना है ये यूरेनियम से काफी ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि ये मिलता बहुत है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ना, उसमें यूरेनियम से करीब समझिए 3 से 4 गुना ज्यादा। 3-4 गुना? हाँ, और अगर हम उस यूरेनियम 235 से तुलना करें जो आजकल के रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है, तो थोरियम लगभग 500 गुना ज्यादा है। 500 गुना? बाप रे। बिल्कुल। तो जाहिर है भारत जैसे देश जिनके पास इसके बड़े भंडार हैं, उनके लिए तो ये ऊर्जा के मामले में पूरी आत्मनिर्भरता ला सकता है, मतलब पूरी दुनिया का एनर्जी सीन बदल सकता है। अच्छा, लेकिन ये काम कैसे करता है? मैंने सुना है ये यूरेनियम की तरह सीधा फ्यूल नहीं है। सही सुना। थोरियम जो है वो खुद फिसाइल नहीं है, मतलब उसे आप सीधे जलाकर ऊर्जा नहीं बना सकते। उसे फर्टाइल या उपजाऊ कहते हैं। फर्टाइल, ओके। हाँ, तो होता यह है कि जब थोरियम 232 एक न्यूट्रॉन को सोखता है तो वो बदल जाता है यूरेनियम 233 में, और ये जो U233 है ये एक बेहतरीन परमाणु ईंधन है। अच्छा, तो थोरियम से ईंधन बनाना पड़ता है? बिल्कुल, और इसी प्रक्रिया को ब्रीडर साइकिल कहते हैं। ब्रीडर इसलिए क्योंकि ये जितना ईंधन मतलब U233 जलाता है उससे ज्यादा नया ईंधन बना सकता है थोरियम से। कर रहा मतलब ये खत्म होने के बजाय और ईंधन पैदा करता है? हाँ, एक तरह से ये पारंपरिक रिएक्टरों से बिल्कुल अलग है जो सिर्फ ईंधन खत्म करते जाते हैं। तो थ्योरी में ये हजारों साल तक ऊर्जा दे सकता है। ये ब्रीडर वाली बात तो कमाल की है। और इसी तकनीक पर आज कौन काम कर रहा है? वो डेनमार्क वाली कंपनी का आपने जिक्र किया था। हाँ, कोपेनहेगन एटॉमिक्स। वो लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMR पर काम कर रहे हैं। SMRs? छोटे वाले? हाँ, छोटे मतलब फैक्ट्री में बनाए जा सकने वाले रिएक्टर जिन्हें शिपिंग कंटेनर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। और उनकी खास बात है मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर तकनीक, MSR। पिघले हुए नमक में ईंधन? ये तो सुनने में बिल्कुल अलग है, मतलब वो सॉलिड फ्यूल रॉड्स नहीं। इसके फायदे क्या हैं? हाँ, बहुत अलग है और फायदे भी कई हैं। सबसे बड़ा तो ये कि ईंधन पिघले हुए नमक में घुला रहता है और पूरा सिस्टम करीब करीब सामान्य हवा के दबाव पर काम करता है। अच्छा, मतलब प्रेशर कुकर जैसा नहीं? बिल्कुल नहीं। तो इससे बड़े धमाके या जो स्टीम एक्सप्लोजन का खतरा होता है ना पारंपरिक रिएक्टरों में, वो लगभग खत्म हो जाता है। सेफ्टी के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। और इसमें वॉकअवे सेफ्टी होती है, मतलब अगर कोई गड़बड़ हो, मान लीजिए बिजली चली जाए, तो रिएक्टर अपने आप बिना किसी के कुछ किए सुरक्षित बंद हो जाता है। अपने आप कैसे? उसके नीचे एक फ्रोजन प्लग होता है, जमी हुई नमक की एक सील। अगर तापमान बहुत बढ़ जाए तो वो प्लग पिघल जाता है और सारा रेडियो एक्टिव नमक नीचे एक ड्रेन टैंक में बह जाता है। और अगर कहीं लीक भी हो तो वो नमक हवा लगते ही जम जाता है। अरे वाह! और कचरे का क्या? परमाणु कचरा तो एक बड़ी समस्या है। हाँ है, लेकिन MSR का कचरा पारंपरिक कचरे के मुकाबले कम समय तक खतरनाक रहता है, मतलब करीब 300 साल, जबकि पारंपरिक कचरा लाखों साल तक खतरनाक रह सकता है। और ये रिएक्टर मौजूदा परमाणु कचरे को भी जला सकते हैं, उसे खत्म करने में मदद कर सकते हैं। सुनने में तो ये एकदम जादू जैसा लग रहा है, पर कोई चुनौती भी तो होगी। सब इतना आसान तो नहीं होगा। चुनौतियां बिल्कुल हैं और काफी बड़ी हैं। एक तो ये पिघला हुआ नमक जो है वो बहुत ज्यादा संक्षारक मतलब कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब चीजों को गला देता है। हाँ, वो रिएक्टर की दीवारों को, पाइपों को धीरे धीरे गला सकता है। तो ऐसा मटेरियल ढूंढना जो इस नमक को सालों तक झेल सके, ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। और दूसरी बात, जब थोरियम से यूरेनियम 233 बनता है तो साथ में थोड़ी सी मात्रा में यूरेनियम 232 भी बन जाता है। ओके, तो उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये U232 बहुत तेज गामा किरणें छोड़ता है जो बहुत खतरनाक होती हैं, इंसानों के लिए जानलेवा। तो इसलिए रिएक्टर के चारों तरफ बहुत मोटी भारी शील्डिंग चाहिए होती है, कंक्रीट या लेड की दीवारें, और रखरखाव वगैरह सब कुछ रोबोट से करना पड़ता है। इससे डिजाइन और खर्चा दोनों बढ़ जाते हैं। हाँ, ये तो मुश्किल है।
मतलब मॉड्यूल हर 5 साल में बदलने पड़े। हालांकि अच्छी बात यह है कि वो नमक और ईंधन दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। चीन भी इस टेक्नोलॉजी पर काफी तेजी से काम कर रहा है वैसे। समझ गए। अब इसको भारत से जोड़ते हैं। भारत के पास तो थोरियम बहुत है ना? और बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इस पर काम भी कर रहा है। तो क्या थोरियम भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो क्रांति आ रही है उसमें मदद कर सकता है? देखिए, सीधे तौर पर तो नहीं। ऐसा नहीं है कि थोरियम सीधे ईवी बैटरी में जाएगा। हाँ, वो तो नहीं। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल। ईवीज को कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? सस्ती, साफ और भरोसेमंद बिजली, है ना? बिल्कुल, चार्जिंग के लिए। हाँ, और आज भारत की लगभग 70% बिजली कोयले से बनती है। अगर थोरियम रिएक्टर ग्रिड को साफ, 24 घंटे चलने वाली और शायद सस्ती बिजली दे पाए, तो ईवी चार्ज करना बहुत सस्ता और पर्यावरण के लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। इससे फिर टाटा, महिंद्रा जैसी जो कंपनियां ईवीज बना रही हैं, उनको भी फायदा होगा, मार्केट बढ़ेगा। ये उद्योगों को भी बिजली दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें वक्त लगेगा। मतलब व्यावसायिक तौर पर थोरियम पावर शायद 2030 के बाद ही देखने को मिले। यानी लंबा रास्ता है अभी। और वो थोरियम से चलने वाली कारों का क्या? मैंने कहीं पढ़ा था कि बस 1 ग्राम थोरियम से कार पूरी जिंदगी चल सकती है। सुनने में कितना अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो बहुत ही आकर्षक लगता है। 1 ग्राम थोरियम और गाड़ी लाइफ टाइम चले। पर असल में ये फिलहाल विज्ञान कथा जैसा ज्यादा है। अच्छा, क्यों? देखिए, दिक्कतें बहुत है। पहली और सबसे बड़ी रेडिएशन शील्डिंग। एक छोटी सी कार में एक परमाणु रिएक्टर को इतना सुरक्षित बनाना कि उससे जरा भी रेडिएशन बाहर ना आए, इसके लिए बहुत भारी शील्डिंग लगानी पड़ेगी। मतलब कार बहुत भारी हो जाएगी। बहुत भारी। और सोचिए, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो खतरा कितना बढ़ जाएगा। दूसरी बात, रिएक्टर की पावर को आप गाड़ी के एक्सेलरेटर की तरह तुरंत कम ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, ये भी है। फिर लागत, इसकी जटिलता, अभी तक कोई प्रोटोटाइप भी नहीं है। और अगर लाखों कारें ऐसी बन भी गईं, तो उनसे निकलने वाले परमाणु कचरे का क्या करेंगे? ये सब इसे गाड़ियों के लिए बिल्कुल अव्यावहारिक बनाते हैं। तो कारों वाला सपना छोड़ ही दें अभी? हाँ, अभी के लिए तो यही लगता है। थोरियम का असली पोटेंशियल शायद बड़े बिजली घरों में ही है, गाड़ियों में नहीं। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि थोरियम में खासकर एमएसआर तकनीक के साथ क्षमता तो बहुत दिखती है, प्रचुर मात्रा में है, ब्रीडर साइकिल है, कचरा भी कम, भारत जैसे देशों के लिए ग्रिड को बदलने, ईवीज को सपोर्ट करने में बड़ा रोल हो सकता है। पर ये लंबी दौड़ के लक्ष्य हैं। बिल्कुल। और थोरियम कारें, वो अभी साइंस फिक्शन ही है। हाँ, कह सकते हैं। और एक चीज और है सोचने वाली, बिजली बनाने के अलावा एमएसआर्स बहुत ज्यादा तापमान वाली गर्मी सीधे दे सकते हैं। अच्छा, जैसे औद्योगिक कारों के लिए अमोनिया बनाना है खाद के लिए, या एल्युमिनियम पिघलाना है। इन कामों में बहुत ज्यादा तापमान वाली गर्मी चाहिए होती है, जो आज भी कोयला या गैस जलाकर मिलती हैं। सोलर या विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ उतनी कारगर नहीं हो पाती। हाँ, सही कहा। तो क्या पता थोरियम का पहला बड़ा असर बिजली ग्रिड पर आने से भी पहले इन इंडस्ट्रियल हीट एप्लीकेशंस में दिखे। ये एक दिलचस्प सवाल है भविष्य के लिए।